मैट्रिसेस 10th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसका जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो लगभग आपके हायर स्टडीज में भी होता है। आप 12th में भी देखते हैं मैट्रिसेस का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी आप देखते हैं मैट्रिसेस के 1 से 2 प्रश्न लगभग आया करते हैं। आप कोई भी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर को उठा के देखिएगा, आपको मैट्रिसेस मतलब आव्यूह के प्रश्न जरूर मिलेंगे। मैंने आव्यूह को एक प्रकार से आपके जहन में डालने की कोशिश को ही लेकर के इस क्लास को स्टार्ट किया है। आप सभी को मैं आज पूरे इसके स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश करूंगा कि इसमें क्या इसका इंट्रोडक्शन, क्या इसका प्रोस्पेक्ट हो सकता है जो कि हमारी परीक्षाओं से रिलेट करेगा, इसके अंतर्गत किन किन बिंदुओं को हमें को फोकस करना पड़ेगा। ये सारी बातें मैं आज के इस लेक्चर के माध्यम से आपको बताऊंगा। और अगर आप इस पूरे सेशन को कंटिन्यू करते हैं तो ये आप मानकर चलिएगा आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, कुछ ऐसी जानकारियां भी जरूर अर्जित करेंगे जो कि वास्तव में आपके लिए रिक्वायर्ड होगी। हालांकि हम सभी जब इस बैकग्राउंड पर हैं जहां पर आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी मैथ विषय के लिए, तो आप में से बहुतों ने ग्रेजुएशन मैथ्स में कंप्लीट किया है, पीजी किया है, कुछ लोगों ने जो है पीएचडी भी किया है। तो बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन आपने मैथ्स को लेकर के की है। एक प्रकार से जो बेसिक चीजें हो जनरल बेसिक बिहाफ पे आपको आती ही हैं, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम जब भी कोई टॉपिक शुरू करेंगे तो हम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे, मतलब शून्य से शुरू करेंगे और उसके शिखर तक पहुंचाने की आपको कोशिश करेंगे। तो आप पूरा भरोसा रखिए कि आपका जो फेथ है जो आपने इतने दिनों से बना के रखा है, मैं उस पर पूरा खरा उतरने की, पूरा कायम होने की पूरी आपको यहाँ पर एक पूरी जो हमारी जितनी भी हमारी एफर्ट हो सकती है मैं उसको निभाने की कोशिश करूंगा। मैट्रिसेस को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैट्रिसेस एक बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स का, अलजेब्रिक सेक्शन का, बहुत ही प्रॉपर वे में यूज किया जाता है। मैट्रिसेस को मैं थोड़ा सा समझाऊं, अगर हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी आव्यूह होता है, आप सब जानते हैं। आव्यूह का यूज जो किया जाता है उसके लिए सबसे पहले जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती, जिन्होंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमें प्रोवाइड किया, उनका नाम यहाँ पर आर्थर गैले था, आर्थर कैले। आर्थर कैले वाज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस। मैं अभी थोड़ी देर में आपको मैट्रिसेस के एप्लीकेशन या मैट्रिसेस के प्रयोग के बारे में बताता हूं कि हम लोग अपनी रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में मैट्रिसेस का कहां पर यूज करते हैं। लेकिन उसके पहले इनके बारे में भी जानना जरूरी था। आर्थर कैले एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने इस पूरे स्ट्रक्चर को प्रोवाइड किया। बाद में इस चीज को इंट्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी आइसेनबर्ग को भी जाती है, जिन्होंने और इन दोनों ने अगर देखा जाए तो इसको एक्सप्लेन भी किया फॉर द क्वांटम प्रिंसिपल। क्वांटम प्रिंसिपल की पूरी एक प्रकार से रूपरेखा को प्रेजेंट करने के लिए इन्होंने मैट्रिसेस का यूज किया। हालांकि हम लोग जनरल बिहाफ पे जब मैट्रिसेस को पढ़ते हैं तो कहते हैं मैट्रिसेस का जो यूज होता है या इसका जो एप्लीकेशन होता है टू सॉल्विंग अ लीनियर सिस्टम। जब एक रैखिक समीकरण जो कि एक पद के बाद 2 पदों पर, 3 पदों पर, 4 पदों पर, इस प्रकार से मल्टीपल आप टर्म्स पे डिपेंडेंट होता है, वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है, उस किसी भी एक लीनियर सिस्टम को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिसेस का प्रयोग करते हैं। किसी भी एक प्रकार के अरेंजमेंट को प्रदर्शित करने के लिए भी हम मैट्रिसेस का प्रयोग करते हैं। कोई एक व्यवस्था, चाहे वो क्लास में असेंबली या असेंबली के दौरान बच्चों की सारी अरेंजमेंट हो गई, या रेलवे कंपार्टमेंट अपने पूरे सीट अरेंजमेंट को प्रॉपर वे में दिखाने लगा, एग्जाम हॉल में बच्चों के बैठने की पूरी व्यवस्था या क्लासरूम में बच्चों के बैठने की पूरी व्यवस्था, जिसमें हर एक टर्म्स को प्रॉपर वे में कंसीडर किया जाता है कि कौन चीज कहां पर प्लेस्ड की गई है। इस पूरे अरेंजमेंट को अगर हम लोग कंसीडर करें और भी अरेंजमेंट का एक प्रॉपर अगर हम स्वरूप प्रोवाइड करें जो कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में हो, मतलब आयतीय फिगर के रूप में हो, तो उसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं या मैट्रिसेस का एक रूप कहते हैं, जो कि एक सिमिलर वर्ड लगभग मैट्रिसेस से ही बनकर सामने आता है। मैं इसकी एक जनरल डेफिनेशन भी देता हूं कि इट इज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स ऑर्डर्ड बाय रोज एंड द कॉलम। आप इन दो शब्दों के बारे में भली भांति अवगत होंगे कि क्या होता है रो और क्या होता है कॉलम। जब भी हम कभी नंबर्स को, टर्म्स को या वैल्यूज को एक सीक्वेंस प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ द रो एंड कॉलम, वी गॉट द मैट्रिसेस, हमें मैट्रिक्स प्राप्त होती है। मैं मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा एक ऐसे अरेंजमेंट करके मैं आपको चीजों को समझाता हूं, दिखाता हूं, आप लोग थोड़ी सी बातें समझने की कोशिश करिएगा। जब भी हम लोग यहां पर बात करते हैं रो की, तो रो एक प्रकार का आपको दिखेगा कि हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है। जब हम चीजों को क्षैतिज यहां पर प्रे करते हैं, शो करते हैं, तो उसको हम लोग यहां पर रो कहते हैं, और उसी चीज को अगर हम वर्टिकल प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। आप अगर क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में भी आपने देखा होगा कि इस तरह से अलग अलग यहां पर कॉलम जनरेट किए जाते हैं, उनके अलग अलग रोस बनाए जाते हैं। अगर हम उस क्लास की कलेक्शन की बात करेंगे, टोटल संख्या की बात करेंगे, टोटल काउंटिंग की बात करेंगे, तो जस्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ रोस एंड द नंबर ऑफ कॉलम, आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यू गेट द टोटल कलेक्शन ऑफ द क्लास। किसी असेंबली में कितनी टोटल लाइंस बनी हुई हैं, लाइंस को हम लोग यहाँ पर वर्टिकल या हम लोग यहाँ पर कॉलम कह सकते हैं। उस कॉलम में कितने रो बने हैं, मतलब कितने बच्चे हर एक लाइन में खड़े हैं। अगर एक प्रॉपर सीक्वेंस, एक प्रॉपर शेड्यूल बन रहा है तो उसी के
हिसाब से हम लोग यहाँ पर टोटल काउंटिंग कर सकते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पर इस अरेंजमेंट को कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। एक रेक्टेंगुलर फ्रेम में एक रेक्टेंगुलर फ्रेमवर्क यहाँ पर जनरेट होता है। मैं इसको अभी थोड़ी देर में सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास मैट्रिसेस के एलिमेंट्स होंगे, मतलब सीधी सी बात है, कलेक्शन अगर बनेगा तो कंटेनिंग सम एलिमेंट्स, मतलब कुछ एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। उन एलिमेंट्स की लोकेशन को दिखाना इन रो और कॉलम का काम होता है। लाइक अगर हमने कहा कि हम एक एलिमेंट्स ऐसी जगह पे रखने जा रहे हैं जो पहले रो में है और पहले कॉलम में है, तो अगर हम उस एलिमेंट्स को ए से, एक्स से, पी से, किसी से भी डिनोट करें तो वी कैन से दैट दिस इज द एक्स, वन मींस रो एंड वन कॉलम, मतलब दिस इज एट द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसी तरह से अब इसी रो में अलग अलग कॉलम को रीड करा जाएगा। जैसे कि हम सेकंड एलिमेंट अगर जैसे इसी यहाँ पर आगे बढ़े तो फर्स्ट रो है लेकिन कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम है। ऐसे अगर और आगे बढ़े तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है। ऐसे हम लोग बढ़ते चले जाएं तो एक ऐसी पोजीशन पर पहुंचेंगे जहां पर फर्स्ट रो पर nth कॉलम हमको फाइन मिलेगा प्राप्त होगा। अब हम लोग जैसे फर्स्ट रो में थे उसी प्रकार से हम रो 2 में चले आए। मान लीजिए दिस वाज द रो 1। अब हम लोग अगर रो 2 में आ जाएं तो देखिए क्या सिचुएशन बनकर आएगी। A21 मतलब दिस वाज द सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। ऐसे बढ़ते चले गए A2n मतलब सेकंड रो एंड द nth कॉलम। इसी तरह से हम लोग ऐसे बढ़ते चले जाएं तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि हम mth रो पर पहुंच जाएंगे। तो हमने कहा AM1 मतलब mth रो एंड फर्स्ट कॉलम, कॉलम फर्स्ट है, mth रो ऑफ द सेकंड कॉलम, mth रो ऑफ द थर्ड कॉलम एंड फाइनली mth रो ऑफ द nth कॉलम। तो यहां से एक प्रकार का एक ऐसा अरेंजमेंट बना जो अरेंजमेंट जनरली हम लोग कंसीडर हर एक प्लेसेस पर करते हैं जहां पर ग्रुपिंग की गई है, जहां पर ग्रुप को प्रॉपर शेड्यूल किया गया है। मैंने कहा जैसे क्लासरूम में बच्चों को बैठाने का पूरा सिस्टम आप लोग देखे होंगे कि जब एग्जाम होता है तो प्रॉपर क्लास सिटिंग अरेंजमेंट की जाती है। असेंबली जब बच्चों की होती तो उस समय प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाता है जहां पर सबको रो और कॉलम के हिसाब से अरेंज किया जाता है। उसी प्रकार से हमारी डेली लाइफ में, या हम ऐसे कहते हैं किसी बल्क डेटा को अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन दिस फॉर्मेट, तो हम लोग को इस पूरे प्रोसीजर को अप्लाई करना पड़ता है। तो जो पूरा यह अरेंजमेंट बनकर आया एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहलाएगा। और इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम लोग यहां पर एक मैट्रिक्स का रूप दे देते हैं, मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। मैं इसको प्रॉपर डिटेल से अभी आपको समझाता हूं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी यहां पर जरूरी थी कि मैट्रिक्स का स्वरूप क्या होता है, उसका प्रदर्शन हम लोग किस प्रकार से करते हैं। हालांकि मैं इसके पहले अंतर्गत जो जो चीजें हमको प्राप्त होंगी, जो जो चीजें हमको पढ़नी है, मैं उसके बारे में सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फिर इसी को लेकर के मैं आगे बढ़ करके आपको प्रॉपर सब कुछ एक्सप्लेन करता हूं। आपने मैट्रिसेस की डेफिनेशन देखी कि मैट्रिसेस एक प्रकार का अरेंजमेंट है जो रो और कॉलम पर बेस्ड होता है। किस साइंटिस्ट ने इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड किया, किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाएगा मैट्रिसेस के अंतर्गत, ये बातें आपने जानी। अब हमारे सिलेबस, हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत मैट्रिसेस को लेकर के क्या क्या चीजें पढ़ी जाएंगी, जिसको मैंने पहले से यहाँ पर लिस्ट कर रखा है। शुरुआत हम लोग करें तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे। हम लोग यहाँ पर मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, जो मैंने अभी यहाँ पर डिफिनेशन के माध्यम से और थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री, बायोग्राफी के बारे को लेकर के मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। कि मैंने जैसे आपसे कहा कि देखिए, अगर केवल हम पाठ्यक्रम का हिस्सा मान लें तो पाठ्यक्रम के हिस्से के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो आप 10th स्टैंडर्ड से मैट्रिसेस को पढ़ रहे हैं। आजकल हो सकता है आप कभी किसी उस समय के दौर में हो जब मैट्रिसेस नहीं हुआ करते थे, लेकिन आजकल के पाठ्यक्रम को देखिए तो मैट्रिसेस लगभग हर बोर्ड में दे दिया गया है और 10th स्टैंडर्ड में ही दे दिया गया है। 12th 11th के स्टैंडर्ड में तो जनरली मैट्रिसेस का एक अच्छा लेवल होता है। अगर आप किसी उसके हायर में जाते हैं, आप ग्रेजुएशन में जाते हैं, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो आप मैट्रिसेस को बड़े ही ब्रॉड लेवल पर पढ़ा करते हैं। लेकिन हमको इसको पढ़ने के लिए इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझना, इसके संपूर्ण टाइप्स को, मतलब इसके जितने भी काइंड्स हो सकते हैं, जितने भी प्रकार हो सकते हैं, उनको रीड करना, उनके बारे में जानकारी रखना। मतलब टाइप्स को तो बहुत ही गहनता से, बहुत ही गंभीरता से हमें लेकर चलना होता है, क्योंकि हमको दिखता है कि अक्सर जो प्रश्न बनते हैं वो लोग टाइप पर ही बेस्ड होते हैं, मतलब प्रकार पर ही आधारित होते हैं। मैट्रिसेस के अंदर कुछ अर्थमेटिक्स भी होती है, जैसे कि इसके ऊपर जोड़ करना, घटाव करना, कंपेयर करना दो मैट्रिसेस को। तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके अर्थमेटिक के अंतर्गत यहाँ पर परफॉर्म की जाती हैं। ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोज मतलब मैट्रिसेस को उल्टा पलटा करना, कि कभी रो को कॉलम बनाना, कॉलम को रो बनाना, तो ट्रांसपोज के अंतर्गत आता है। ट्रांसपोज के बाद हम उस मैट्रिसेस का इनवर्स भी फाइंड करेंगे। इनवर्स अर्थात यहाँ पर जैसे आप जनरल इनवर्स की बात करिए, आप लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन पढ़ते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं संख्याओं को या गुणा करते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक इनवर्स नंबर हमें मिलता है। जो इनवर्स नंबर का प्रोसेस क्या होता है, जो
जिस ऑपरेशन के साथ हम लोग यहाँ पर टर्म को लेके चलते हैं, उस ऑपरेशन के को अप्लाई करने पर उस नंबर को आइडेंटिटी बना देता है। आपने देखा होगा कि जैसे अगर हम एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं, जैसे हम दो बेसिक ऑपरेटर्स की मैथ्स में बात करें, एक जोड़ की बात करें, एक गुणे की बात करें, मतलब एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की, तो एडिशन के अंतर्गत अगर हम लोग इनवर्स टर्म की बात करें जैसे, तो हम देखते हैं कि जैसे अगर कोई एक डिजिट हमारे पास ए है, ए का इनवर्स क्या हो जाता है, माइनस ए हो जाता है। क्यों माइनस ए हो जाएगा? क्योंकि दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, बिकॉज जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं दे बिकम जीरो, क्योंकि जो एडिशन की आइडेंटिटी होती है दैट इज जीरो। ऐसा क्यों? क्योंकि जीरो किसी के साथ ऐड करने पर कभी भी उसके अंदर कोई चेंज नहीं लाता है, इसलिए जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। और अगर हम एडिटिव इनवर्स की बात करें, वी गेट द माइनस, मतलब हम सिंपली सिंबल को बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो हमें उस टर्म का इनवर्स फाइन हो जाता है। उसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन के बिहाफ पर कोई भी टर्म अगर दिया है तो उसका जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट, क्योंकि हम इनको मल्टीप्लाई करने पर वन फाइन करते हैं, वन हमको प्राप्त होता है, बिकॉज वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसी टाइप से हम आइडेंटिटी तो पढ़ेंगे ही टाइप्स में इनके, लेकिन इनवर्स मतलब एक मैट्रिसेस को ऐसी फाइन करेंगे, ऐसा निकालेंगे जो ऑपरेट होने के बाद आइडेंटिटी बना दे, तो मतलब हमें इनवर्स प्रॉपर वे में पढ़ना है। कुछ बुलियन मैट्रिसेस भी होती हैं। बुलियन का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता है, जब कभी हम एक ऐसे ऑपरेशन को परफॉर्म करें जिस ऑपरेशन के अंतर्गत किसी की पॉसिबिलिटी केवल दो देखी जाए। जैसे कभी आप फॉर्म फिल करते हैं तो एक बुलियन हमारे सामने फिल करने को आता है, जैसे किसी क्वेश्चन को हमें केवल यस और नो में ही प्रोवाइड करना होता है, ट्रू या फॉल्स में प्रोवाइड करना होता है, फेल या पास में प्रोवाइड करना होता है। यस और नो मैंने आपको सिंपली बता दिया। जैसे कभी कहते हैं कि आर यू मैरिड, यस और नो, बस इतना हमें देना है। आर यू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, आर यू हैंडीकैप्ड, या इस तरह के कुछ ऐसे टर्म्स हमें से यूज किए जाते हैं जिसमें हमें केवल एक बुलियन मतलब उसके केवल जस्ट दो ही ऑपरेशन, जैसे आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे तो आपसे इतना कहे कि भैया तुम हमें केवल यस और नो में उत्तर देना, बाकी हमें कहानी पूरी मत बताना, वहां पर बुलियन अप्रोच अप्लाइड होता है। हम लोग की जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग की जो पूरी मैथमेटिक्स का जो यहाँ पर शेड्यूल है, वो जनरली डिस्क्रीट को भी इन्वॉल्व करता है। आप लोगों ने अगर हायर में देखा होगा तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ते हैं हम लोग, तो वहां के भी कुछ टर्म को हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो डिस्क्रीट का प्रयोग बहुत ही ज्यादा है, इसलिए हम बुलियन को लेकर चलेंगे। तो बुलियन मैट्रिसेस का भी प्रयोग हम लोग को करना है। किसी किसी किताब में पहले डिटर्मिनेंट्स को पहले पढ़ाया जाता है, मैंने देखा है कि डिटर्मिनेंट्स पहले फिर मैट्रिसेस को, लेकिन मुझे लगता है, मैं अपने हिसाब से जब सोचता हूं तो मुझे लगता है नहीं, पहले मैट्रिसेस पढ़ा जाए फिर डिटर्मिनेंट्स पढ़ा जाए, तो ज्यादा आप समझ पाएंगे चीजों को। तो इसलिए मैंने डिटर्मिनेंट्स को यहां पर रखा, जिसको हिंदी में सारणिक कहते हैं। कोई डिटर्मिनेंट्स को पढ़ना, उसके पूरे प्रोसेस को पढ़ना, उसके जितने भी एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, आपको पता होगा कि अगर डिटर्मिनेंट्स पढ़े तो उसके एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, उनको परफॉर्म करना हम लोग यहीं पर एक साथ सीखेंगे। फिर बाद में मैंने जो कहा कि इसका जो एक्चुअल यूज है वो सॉल्विंग अ लीनियर सिस्टम है। लीनियर सिस्टम मतलब मैंने आपको बताया जैसे x + 2y = समथिंग, 2x + 3y = समथिंग, तो 2 वेरिएबल्स का एक इक्वेशन है। 3 वेरिएबल का भी हो सकता है, 4 वेरिएबल का भी हो सकता है। अगर आपने हायर स्टडीज करी है तो आपको पता होगा कि क्रैमर रूल का यूज किया जाता है, गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़े जाते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पढ़े जाते हैं। इसके अंतर्गत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इसका सोल्यूशन करते हैं, क्रैमर से इसका यूज हम लोग यहाँ पर क्रैमर्स के थ्रू इसका सोल्यूशन करते हैं, गॉस एलिमिनेशन का यूज करते हैं जिसके थ्रू हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सारे प्रोसेस जो भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि कभी कभी मैं आपको बताऊं इन्वर्जन मेथड, तो ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा तो, लेकिन हम कंपटीशन पढ़ रहे हैं, ये भी ध्यान में हमको रखना है। हम कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो कंपटीशन में हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ना कि प्रॉब्लम की एक थ्योरी प्रोवाइड करनी है। इसलिए हम कुछ चीजें यहां पर अपने हिसाब से कंसीडर करके चलेंगे। आप पूरा बिलीव करिएगा, जो जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है, जहां जिसका जैसा अनुप्रयोग है, उसी प्रकार से उस चीज को मैं यहां पर लेकर चलूंगा। हाँ, इन टर्म्स के बारे में मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जहां पर जैसे जिसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट ज्यादा है और जिसका प्रयोग करके हम चीजों को बहुत अच्छे से कर लेंगे, उन्हीं चीजों पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि हमें यहाँ पर एकदम से थ्योरेटिकल नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पर ट्रिकी भी पढ़ना है, मतलब जो जरूरत है। क्योंकि ये जो ऐसी मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं जहां पर सॉल्यूशन के लिए 2-2 पन्ने यूज करे जाते हैं, लेकिन हम लोग का यूज यहाँ पर थोड़ा सा लिमिटेड बिहाफ पे हम लोग को लेके चलना है। तो सारी चीजें मैं आपको प्रॉपर वे में लेके बताऊंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। रैंक आपने सुना होगा कि हर मैट्रिसेस की रैंक कैलकुलेट की जाती है, रैंक निकालना, और रैंक के प्रश्न भी लगभग आप लोग देखते हैं। इगिन वैल्यूज एंड इगिन वेक्टर्स, आपने देखा होगा कि मैट्रिसेस को जब हम लोग यहाँ पर
प्रेजेंट करते हैं कि ए मॉडुलस ऑफ ए आई इक्वल टू, हम इसके फॉर्मेट में अगर हम ला के रखते हैं तो मैट्रिसेस एक इगन वैल्यूज जनरेट करती है, उनका प्रयोग करके अलग अलग इगन वेक्टर्स जनरेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो वो प्रोसेस भी आपके ही पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसमें कुछ चीजें मर्ज्ड हैं जो कि बीच बीच में है, जिनके बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे यहीं पर पढ़ाते समय इन सारे मेथड के इंट्रोडक्शन, ऐसे ही बीच बीच में जहां जिसकी रिक्वायरमेंट्स होगी उसको हम लोग यहाँ पर प्रॉपर वे में लेके चलते रहेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। तो आते हैं हम लोग थोड़ा सा, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना था, मुझे कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना था, तो मैंने अभी थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस किया कि मैट्रिसेस के बारे में। तो आपको मैंने बताया कि जो मैट्रिसेस है उसके एक सिमिलर वर्ड मैट्रिक्स से हम लोग प्रारंभ करते हैं, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। आव्यूह क्या है? आव्यूह मैंने आपको बताया कि एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसी व्यवस्था है जो कि डिपेंड करती है रो और कॉलम पर। किस पर डिपेंड करती है? रो पर और कॉलम पर। रो को मैंने बताया कि रो क्या है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और कॉलम क्या है, वर्टिकल लाइन है। तो हम एक मैट्रिसेस जिसको हम एक रेक्टेंगुलर फ्रेम दे सकते हैं, उसके अलग अलग एलिमेंट्स को, जिस कलेक्शन को आप एक्चुअली दिखाना चाहते हैं, उस कलेक्शन के एलिमेंट्स की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, बट उसके पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम रो का और कॉलम का सहारा लेते हैं। हम रो और कॉलम के हिसाब से उसको प्रेजेंट करते हैं। आप देखते जाइएगा तो आपको समझ में आएगा। दिस इज फॉर द रो वन, दिस इज द रो वन, दिस इज द कॉलम वन। आप ध्यान दीजिएगा तो आपको सारी बातें यहां पर स्पष्ट होती चली जाएंगी। कैसे क्या प्रोसेस यूज किया जाएगा वो मैं आपको समझाते जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब अगर यहां पर कोई एलिमेंट्स होगा तो मैंने कहा वो उसकी पोजीशन होगी ए ऑफ 1 1। क्यों होगी? क्योंकि अब फर्स्ट रो पर है, फर्स्ट कॉलम पर है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे बढ़ते चले गए, फर्स्ट रो nth कॉलम। इसी तरह से अगर हम लोग आगे बढ़े तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे बढ़ते चले गए, सेकंड रो nth कॉलम। ऐसे हम और नीचे अगर से चलते चले जाएं, mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, एंड फाइनली mth रो nth कॉलम। अब यहां से एक मैट्रिक्स बना, मतलब एक प्रकार का एक आव्यूह जनरेट हुआ, जो कि एक प्रकार का रेक्टेंगुलर, क्योंकि इसमें देखिए आपको लेंथ दिख रही है और इसकी ब्रेथ दिख रही है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हुआ। मैं तो ऐसे जनरल कहता हूं कि जितने भी मैट्रिसेस आप जनरेट करते हैं वो सब के सब एक आयतीय फ्रेम, मतलब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, रेक्टेंगुलर फ्रेमवर्क में काम करते हैं। यहां पर हर मैट्रिसेस का एक ऑर्डर डेवलप किया जाता है। ऑर्डर का अर्थ होता है कि इसका जो है इसकी पूरी क्वांटिटी को हम किस क्रॉस के अंदर रख सकते हैं। तो ऑर्डर को दिखाया जाता है यम क्रॉस एन से, जहां पर मैं आपको बता दूं यम हो गया नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो मतलब कितने रो हैं, और एन जो हो जाएगा वो नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम। मतलब अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है कि आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसके मल्टीप्लिकेशन से आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये पता करना है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए आप इन दोनों का गुणा कर दीजिए। लेकिन अगर मुझसे ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर को जस्ट m क्रॉस n के रूप में आप लिख करके दिखा सकते हैं। अगर किसी मैट्रिसेस में 2 रो हैं और 3 कॉलम है तो उसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह पूरा एक अरेंजमेंट है और इस अरेंजमेंट के अंदर कुछ एलिमेंट्स को रखा गया है। उन एलिमेंट्स की अपनी सर्टेन वैल्यू क्या है यह भी अलग चीज है, लेकिन उन एलिमेंट्स को रखा कहां जाएगा उसकी लोकेशन को हम लोग इन एलिमेंट्स से यहां पर एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसको हम ए ऑफ आई जे के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब हर एलिमेंट्स की अपनी, जैसे क्लास में अगर हम कोई भी बच्चे बैठे हैं तो हम लोग उनकी पोजीशन बता सकते हैं कि उन आप किस प्लेस पे हो। अगर हम रो कॉलम को डिक्लेयर कर दें तो कहेंगे सेकंड रो थर्ड कॉलम इस प्लेस पे। जैसे आपने क्वार्टिजियन सिस्टम पढ़ा होगा अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो आपने देखा होगा कि हर एक पॉइंट निर्देशांक को प्लेस करने का एक अपना एक अलग सिस्टम होता है। उसको कहां रखा जाता है, उसके लिए ऑर्डर पेयर के हिसाब से चीजों को ही प्लान किया जाता है। मतलब किस क्वाड्रेंट में है उसकी लोकेशन के लिए एक्स वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है। सेम टू सेम अगर यहां पर भी बात किया जाए तो हर एक एलिमेंट्स को रखने के लिए हम ए ऑफ आई जे का प्रयोग करते हैं, जहां पर आई बताता है कौन सी रो है और जे बताता है कौन सी कॉलम है। इस प्रोसेस को, इस एक्सप्लेनेशन को हम चेंज नहीं कर सकते कि आप कभी सोच लें कि आप जे आई कर दें। ए ऑफ जे आई पॉसिबिलिटी नहीं है, ए ऑफ आई जे ही रहेगा, पहले कॉलम रहेगा फिर रो रहेगा। यह स्ट्रक्चर ही हम लोग हमेशा फॉलो करेंगे। अब यह एलिमेंट की वैल्यू नहीं है, यह एलिमेंट की लोकेशन है। हर एलिमेंट की लोकेशन को हम ए ऑफ आई जे से डिक्लेयर कर सकते हैं। अब उस एलिमेंट्स की वैल्यू हो सकती है वहां पर 3 हो, 5 हो, x हो, p हो, q हो, -1 हो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी लोकेशन ये है। अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट यहां पर है, सपोज करिए उसका मान 5 है,
तो उसकी लोकेशन क्या है, तो आप कहोगे सर वो सेकंड रो पर है और थर्ड कॉलम पे है, तो उसका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो 2,3 बनेगा। मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो ए आप 2,3 उसकी पोजीशन हो जाएगी और उस एलिमेंट का मान वहां पर जो भी होगा उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा कि मैट्रिसेस एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था है जिसको हम एक रेक्टेंगुलर फ्रेम के थ्रू समझ सकते हैं। इसका ऑर्डर डिक्लेयर करने के लिए हम m क्रॉस n का यूज करते हैं। m नंबर आप रो होता है, n नंबर आप कॉलम होता है। इसके एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए a आप ij का सहारा लेते हैं। I रो को एक्सप्लेन करता है, j कॉलम को एक्सप्लेन करता है, और a आप ij इज द पोजीशन ऑफ एनी एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। किसी भी एलिमेंट्स की लोकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए a आप ij का सहारा हम लोग लेते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं यहां पर, जैसे मैंने ऑर्डर की बात करी, उसके बाद हम मैट्रिक्स फॉर्मेशन की भी बात करेंगे। हर मैट्रिक्स को कैसे क्रिएट किया जाता है मैं इसके बारे में बात करता हूं। जैसे मैंने कहा कि एक मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूं 2 1 3 5। मैं आपसे पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या है, तो आप कहोगे सर 2 रो हैं 2 कॉलम है तो 2 क्रॉस 2 है। मैंने किया 1 2 3 4 5 6। अब आप कहोगे सर 2 रो हैं लेकिन 3 कॉलम है तो 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। अब ऐसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स मैंने बनाया 1 2 3, ये मैट्रिक्स भी है, तो आप कहोगे सर 3 रो हैं लेकिन कॉलम एक ही है, तो आप इसको 3 क्रॉस 1 बना सकते हैं। मैंने कहा 5 4 -6। आपने देखा कि एक रो है लेकिन 3 कॉलम है, तो 1 क्रॉस हम इसको 3 बना सकते हैं। तो ये सब जो वैल्यूज आ रही हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप दिखा रहे हैं, दे आर द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। उन मैट्रिसेस के अलग अलग ऑर्डर हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन हमारे यहां आता है, मैं उसको दिखाता हूं। इन्हीं के बिहाफ पर हमसे कहा जाए, सपोज करिए कि कंस्ट्रक्ट, आप ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा, 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स वेयर A of ij is equal to I plus 2j, I plus 2j। हमको एक सीक्वेंस दे दिया, उसने हमें एक स्ट्रक्चर दे दिया, कहा कि हमसे 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाओ जिसमें हर एलिमेंट्स किस पर कैलकुलेट किया जाएगा, ए ऑफ ij जो बनेगा वो डिपेंड करेगा I प्लस 2j के ऊपर। आप एक 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स को पहले ऐसे जनरली प्लान कर लीजिए, जिसमें 2 रो रहेंगी और 3 कॉलम रहेगा। इसको तो आप लोग अच्छी तरह से समझ ही रहे हैं। देखिए ध्यान से, मैंने कहा ए ऑफ 1 1, भाई 2 रो लेके चलेंगे, मतलब रो 1 रहेगा रो 2 रहेगा, इतनी बातें आपको पता है। C1 रहेगा, C2 रहेगा, C3 रहेगा। ऐसे हम लोग थोड़ा सा समझ कर चलें तो आपको यह चीज अभी थोड़ी देर में एकदम स्पष्ट हो जाएगी हम क्या बताना चाहते थे। यहां पर A11 A12 A13 A21 A22 A23। अब आपने देखा 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन गई। अब अगर हम इनको जैसे उसने कहा उसके हिसाब से अगर लेके चलें तो क्या प्रोसेस इसका हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसके पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करिएगा सभी लोग। इसने कहा कि ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j, तो आई प्लस 2j के लिए मैं क्या लिखूंगा, आई मतलब फर्स्ट एलिमेंट आई कहलाएगा और जे क्या कहलाएगा, सेकंड एलिमेंट कहलाएगा। हर एलिमेंट्स की बात है, तो मैं लिखूंगा आई मतलब 1 प्लस 2 इंटू 1। आप समझ रहे हैं इस बात को कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि आई मतलब 1 और जे मतलब 2j इसने बोला है हमको। ऐसे यह हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2, ऐसे ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 3। आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे हम कैसे यहां पर प्रोसेस कर रहे हैं। अभी ये तो मैं लिख रहा हूं जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाए, अदरवाइज इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। 2 प्लस 2 इंटू 1, ऐसे देखो क्यों, क्योंकि यह आई है और यह आपका जे है, तो आई एज इट इज लिया, जे को हम क्या करेंगे, 2j बोला है तो 2 इंटू 1 कर दिया। इसी तरह से हम लिखेंगे 2 प्लस 2 इंटू 2, ऐसे 2 प्लस 2 इंटू 3, जो जैसे कहा है उस हिसाब से हमने बना दिया। अब इसका सोल्यूशन देखिए, 2 में 1 जुड़ा, ऐड हुआ 3, 4 1 5 हुआ, ऐसे 3 2 जा 6 1 7 हुआ। देखो 4 हो गया, 2 2 जा 4 2 6 हो गया और 3 2 जा 6 6 2 8 हो गया। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि यह हमारे पास 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, जिसमें हमने कहा 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है जिसका जो एलिमेंट्स है वो इस स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रहा था। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि जो मैंने आपको बताया कि कभी कभी इस तरह से हमसे पूछ लेता है या हमसे ऑप्शंस दे करके डिस्क्राइब करने को कहता है कि इसमें इस फॉर्मेट की कौन सी मैट्रिक्स है। इस पर एक छोटा सा एग्जांपल और मैं देखूं, जैसे मान लीजिए मुझसे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाने को कहे, लेकिन कह रहा है कि जो ए ऑफ आई जे हो वो आपका आई माइनस जे हो, आई माइनस जे हो। अब आप एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को ऐसे जनरली समझ लीजिए, तो A11 A12 A21 A22 अब आपकी 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स बन गई।
अब इसके एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे इसने कहा है कि जो एलिमेंट्स हो वो i माइनस जे पे डिपेंड करते हो, तो आप 1 माइनस 1 कर दीजिए 0 हो गया, 1 माइनस 2 कर दीजिए -1 हो गया, 2 माइनस 1 कर दीजिए 1 हो गया, और 2 माइनस 2 कर दीजिए 0 हो गया। आपके पास एक मैट्रिक्स बन गई जो कि इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है और 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन गई। तो मैट्रिक्स का क्रिएशन जो हम लोग जनरेट करते हैं विद द गिवन कंडीशन, जैसे आपकी स्थिति दी गई हो उसके बिहाफ पर हम इसको एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं। आगे मैं बढ़ता हूं, अब थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के क्या प्रकार हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार की बात करें तो मैंने शुरुआत में बोला कि जो मैट्रिक्स बनती हैं वो चाहे जैसी मैट्रिक्स बने, उन हर मैट्रिक्स को जनरली हम एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का रूप कह सकते हैं। मतलब वो सब की सब लगभग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही होती हैं, लेकिन हम उनको अलग अलग नाम से यहां पर उनकी अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से रीड करते हैं, जिसकी एक प्रॉपर जानकारी मैं एक एक करके आपको देने जा रहा हूं। आप लोग समझने की बस कोशिश करिएगा। सबसे पहली मैट्रिक्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। उसको हम लोग क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। इसको कभी कभी आप रो वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहेंगे, देखिए रो वेक्टर। अब आप समझने की कोशिश करो, एक ऐसी मैट्रिक्स जो कि वन क्रॉस n के फॉर्मेट में हो, 1 क्रॉस n के ऑर्डर में हो, वह हमेशा रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहलाएगी। जिसमें केवल एक रो हो, ओनली 1 रो, मतलब कोई एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, कॉलम चाहे जितने हो, वह मैट्रिक्स आपकी रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहलाती है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा A11, A12, A13, ऐसे बढ़ते चले गए A1n। यह एक मैट्रिक्स बनी जिसमें एक रो है और कितने कॉलम है, n कॉलम है। सो इट इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। आप देखो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम nth है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट रो केवल एक है। अगर कोई मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो तो उसको रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर हम लोग यहां पर एक रूप नाम दे सकते हैं। दूसरा आप लोग देखेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ध्यान देते जाइए, एक एक चीज हम लोग यहां पर एक्सप्लेन करते चले जाएंगे, समझते जाएंगे। अब आप जो समझने वाले हैं समझ गए होंगे। इट इज आल्सो कॉल्ड द कॉलम वेक्टर। इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉलम वेक्टर कह सकते हैं। कॉलम वेक्टर मतलब आप समझ गए होंगे कि एक केवल इसका जो फॉर्मेट बनेगा, जो ऑर्डर बनेगा, वह m क्रॉस n 1 के फॉर्म में हो। मतलब इसका ऑर्डर m क्रॉस n के रूप में हो। मतलब आप समझ गए होंगे जिसमें ओनली 1 कॉलम हो, रो चाहे जितनी हो, बट कॉलम हमेशा इसमें क्या हो, एक हो। उसी को हम लोग यहां पर कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर कह सकते हैं। अब आप देखो कैसे बना। जैसे मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स ऐसे जनरेट किया, इसमें लिखा A11, A21, A31, ऐसे बढ़ते चले गए AM1। मतलब कुछ भी हो सकता है रो में, लेकिन कॉलम फिक्स है कि कॉलम हमेशा एक रहेगा, तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर का रूप यहां पर बना सकते हैं, उसको दे सकते हैं। बाकी मैंने बताया चाहे ये रो मैट्रिक्स बन रही हो, चाहे कॉलम मैट्रिक्स बन रही हो, चाहे जिस प्रकार की मैट्रिक्स बन रही हो, हर मैट्रिक्स आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही कहलाती है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे थोड़ा सा बढ़िएगा। तीसरे प्रकार की मैट्रिक्स का नाम हम दे रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि आप स्क्वायर के बारे में भी जानते हो कि स्क्वायर जनरली रेक्टेंगुलर ही होता है। मतलब स्क्वायर जितने होते हैं वो सब भी रेक्टेंगल ही होते हैं। जो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज होती है वो जनरली स्क्वायर में भी फॉलो की जाती है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए, तो वह मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे देखिए हम लोग यहां पर ऐसे बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा A11, A12, A21, A22। अब आपने देखा कि यह कैसी मैट्रिक्स बन गई, 2 क्रॉस 2 की बन गई। इसी तरह से अगर हमने फिर लिखा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये देखिए मैट्रिक्स कैसी बन गई, 3 क्रॉस 3 की बन गई। ऐसे 4 क्रॉस 4 की हो सकती है, 5 क्रॉस 5 की हो सकती है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर जो है उसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर रहे, तो वह मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। इन सभी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो दैट इज कॉल्ड द nth ऑर्डर्ड मैट्रिक्स। इसको ऑर्डर को हम एक नाम और दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द nth ऑर्डर्ड मैट्रिक्स। मतलब जैसे आप इसको कह सकते हैं सेकंड ऑर्डर्ड मैट्रिक्स।
सेकेंड ऑर्डर्ड मैट्रिक्स कह सकते हैं, इसको थर्ड ऑर्डर्ड मैट्रिक्स कह सकते हैं, आगे फोर्थ ऑर्डर्ड। मतलब यहां पर क्रॉस लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप जैसे 2x2 की है तो उसको सेकेंड ऑर्डर, 3x3 की है थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, इस तरह से हम इसके ऑर्डर का रूप या नाम हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहां पर कोई जरूरी नहीं कि आप रो क्रॉस कॉलम ही एक्सप्लेन करिए। आपने अगर सेकंड ऑर्डर कह दिया तो हम समझ जाएंगे कि 2x2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, थर्ड ऑर्डर कह दिया तो हम समझ जाएंगे 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में यही की फैक्ट होता है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इतनी मैथ जानते हैं तो ये भी समझ रहे हैं कि यह भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ही फ्रेम होता है, नाम होता है। यह बातें आपको क्लियर हुई होगी। आगे बढ़िए। चौथा मैंने कहा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल आप जानते हैं, जैसे डायगोनल हिंदी में जनरली विकर्ण कहलाता है। रेक्टेंगल में अक्सर विकर्ण हम लोग देखते हैं, स्क्वायर में अक्सर विकर्ण देखते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा, अ मैट्रिक्स हुज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी नॉन जीरो। मतलब जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी नॉन जीरो, जीरो ना हो। अभी प्रिंसिपल डायगोनल को मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे अगर कभी आप एक रेक्टेंगल बना दीजिए तो आपको पता है कि यह रेक्टेंगल अगर सपोज करिए है या स्क्वायर है तो डायगोनल किसको कहते हैं? दे जॉइन द अपोजिट साइड्स, दे आर कॉल्ड द डायगोनल। ये डायगोनल है तो ये भी डायगोनल है। अब हम आपसे एक शब्द यहां पर लिखकर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी नॉन जीरो। तो प्रिंसिपल डायगोनल दैट मींस दिस डायगोनल दैट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट रो, दैट विल कॉल द प्रिंसिपल डायगोनल। इसको हम लोग यहां पर प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे। एक मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो एंड अदर रिमेन एलिमेंट्स आर जीरो, एंड अदर रिमेन एलिमेंट्स आर जीरो, जो बचे एलिमेंट्स हो वो सब के सब क्या हो? जीरो हो। तो उसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स या डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा ध्यान से, मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, मैंने यहां लिखा A11 0 0, यहां लिखा 0, A22 0 0 0, A33। एक मैंने 3x3 का ऐसे ही मैट्रिक्स ऐसे हमने बनाया जिसमें मैंने देखा कि जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो आपके नॉन जीरो थे, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स आपके क्या थे? वो जीरो थे। अब मान लीजिए 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ इस मैट्रिक्स का नाम क्या हो जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स में ध्यान में रखना, देखिए मैंने इसको नॉन जीरो नहीं कहा है क्योंकि यह प्रिंसिपल डायगोनल यह होगा, दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल को हमको कंसीडर करना है कि प्रिंसिपल डायगोनल हमारा नॉन जीरो हो, तभी वह मैट्रिक्स आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। सो इट इज द डायगोनल मैट्रिक्स बिकॉज इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। चलिए, आपसे कभी ऐसा पूछे तो आप एटलीस्ट दिमाग में रखिए कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। हाँ, एक चीज ध्यान में और भी रखना है, यह जो है जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, यह कुछ भी हो सकता है। तो इसको ध्यान में रख करके चलना है आप लोग को। आगे बढ़िएगा। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स आप इसका एक नाम और लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन एक जस्ट समझ लीजिएगा कि अ डायगोनल मैट्रिक्स, पूरी डेफिनेशन समझिएगा। एक डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मतलब आप समझ रहे हैं जिसका नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो है। अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल या हम कह सकते हैं नॉन जीरो एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी यूनिट। यूनिट मतलब वन। जितने भी इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, पहली चीज देखिए, इसका नाम हम कह रहे हैं एक डायगोनल है, तो डायगोनल का मतलब इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं। अब वो नॉन जीरो के साथ साथ अगर वन हो जाए तो उसको हम डायगोनल के साथ साथ यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। देखिए ऐसे अगर मान लीजिए मैंने कोई मैट्रिक्स बनाया, मैंने लिखा 5 0 3 0 0 -3 0 0 0 1, ये जो मैट्रिक्स बनी इसको आप डायगोनल मैट्रिक्स ही कह सकते हैं, यूनिट नहीं कह सकते हैं। इट्स ओनली डायगोनल मैट्रिक्स, नॉट यूनिट मैट्रिक्स। बट अगर हम लोग एक ऐसा मैट्रिक्स बना दें जिसमें मैंने लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1,
इस तरह का जो एलिमेंट्स या मैट्रिक्स बनकर आएगा, उसके देखिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स वो सबके सब नॉन जीरो के साथ साथ सबके सब 1 है। अगर कभी किसी मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आपके 1 हो जाए, मतलब यूनिट हो जाए, और बाकी सारे एलिमेंट्स आपके 0 हो जाएं, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, मतलब उसको हम यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं, याद रखिएगा। अब जैसे ए मैट्रिक्स जो बनकर आई तो आपने नोटिस किया कि यह एक 3x3 मैट्रिक्स है, यह 3x3 मैट्रिक्स है, तो इसको हम कह सकते हैं I3। ध्यान दीजिएगा, यह I3, अगर कहीं I3 लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए मुझसे कहते हैं I2, तो हम कहेंगे कि 1 0 0 1, यह I2 हो गया, मतलब सेकेंड ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स हो गई। ऐसे अगर मान लीजिए हमको इस तरह से दिया 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, अब आप देखिए इसको आप I4 कह सकते हैं, क्योंकि यह फोर्थ ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स बनकर आ रही है। इन दोनों के बीच फर्क क्या है कि डायगोनल में यूनिट होना जरूरी नहीं था, 1 होना जरूरी नहीं था। यूनिट में डायगोनल का प्रोसेस तो होगा ही होगा, साथ में उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट्स हो गई कि उसके सारे एलिमेंट्स का क्या होना जरूरी है, 1 होना जरूरी है। इस बात को आप समझ कर चलिएगा। सो इट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको डिनोट हम लोग IN से करते हैं। IN आप समझ गए होंगे, जहां पर n की वैल्यू जो होगी वो मोर देन 1, मतलब एक से बड़ी एलिमेंट्स स्टार्ट होगी, उसको हम लोग यहां पर कंसीडर कर सकते हैं एज एन आइडेंटिटी एलिमेंट्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद देखिए फिर अगला होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर में दो प्रकार के ट्रायंगल्स बनते हैं। एक आपका बनता है अपर ट्रायंगुलर, दूसरा बनता है लोअर ट्रायंगुलर। अब आप देखिए अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में फर्क क्या है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा, दैट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम इसको समझते कैसे, देखिए ध्यान से। कोई भी एक मैट्रिक्स मैंने जैसे लिखा, उस किसी भी एक मैट्रिक्स में अगर जो एलिमेंट्स हैं, ध्यान देना, जैसे हम पहले बात कर रहे हैं अपर ट्रायंगुलर की, दोनों को मैं एक साथ ही समझाऊंगा तो जिससे स्पष्ट हो सकेगा। आप सब लोग अपना क्लियर कर लीजिएगा। यहीं पर मैंने लिखा देखिए अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर किसी भी मैट्रिक्स में, देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन इस शब्द को लेकर के होता है कि अगर अपर है तो नीचे 0 है और लोअर है तो ऊपर 0 है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। कोई भी मैट्रिक्स से सपोज करिए कि हम 3x3 की मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं, 4x4 की भी ले सकते हैं, आप कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए। मैंने कहा किसी मैट्रिक्स में a ऑफ ij 0 हो, कहां पर, जहां पर i ग्रेटर देन क्या हो, j हो। मतलब किसी मैट्रिक्स में जहां पर i ग्रेटर देन j हो, अगर o एलिमेंट 0 हैं तो उस मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। मान लीजिए हम एक 3x3 की मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं। सपोज करिए a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। मैंने एक 3x3 की मैट्रिक्स यहां पर कंसीडर कर लिया। अब आपने देखा कि मैंने कहा कि ओ एलिमेंट्स जहां पर, भाई लोकेशन हम ij से ही डिक्लेयर करते हैं, जहां पर i की वैल्यू j से बड़ी हो, ओ एलिमेंट्स अगर आपके 0 हो तो उस मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। समझिएगा 1 1 1 इज इक्वल टू 1, 1 2 तो छोटा है, यहां बड़ा है। देखिए 2 इज ग्रेटर देन 1, ए एलिमेंट्स आपका 0 हो, ए एलिमेंट 0 हो। अब इसको भी देखिए 2 2 इक्वल है 2 3, 2 छोटा है 3 1, यह भी ग्रेटर है, यह भी 0 हो, और 3 2 यह भी 0 हो। एक ट्रायंगल देखिए जनरेट हो रही है। अगर हम कभी कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसको हमें कंसीडर करना हो कि अपर ट्रायंगुलर है कि या लोअर ट्रायंगुलर है, मैंने देखा कि बाकी एलिमेंट्स आपके नॉन 0 हैं, जो भी है उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन हमने देखा कि उन एलिमेंट्स को जिसकी लोकेशन में i की वैल्यू j से ग्रेटर थी, वो एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो इसको हम देखिए एक ट्रायंगल जनरेट हो रही है, इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहां पर कह सकते हैं। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग जो है, मान लीजिए हम थोड़ा सा और ऐसा ही बनाते हैं। एक हमने और 4x4 का सपोज करिए देखिए क्रिएट किया। मैंने लिखा a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34, ऐसे a41 a42 a43 a44। अब आप समझिए जहां जहां पे i की वैल्यू j से ग्रेटर है, आप देख पा रहे हैं यह ग्रेटर है, यह ग्रेटर है, यह ग्रेटर है,
यह ग्रेटर है, यह ग्रेटर है, यह ग्रेटर है। तो आप इस समय भी एक ट्रायंगल जनरेट कर सकते हो यहां पर। सो दिस ट्रायंगल इज आल्सो कॉल्ड द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हम जब देख रहे हैं कि जो अपर है एक्चुअली वह नीचे है, जैसे देखने की बात किया जाए प्रिंसिपल डायगोनल के साइड में है, और अपर जो है एक्चुअली देखा जाए, देखिए प्रिंसिपल डायगोनल यह था, हम लोग इसी बात को लेकर यहां पर इसको डिक्लेयर करते हैं कि वह प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो हो, वो अपर कहलाएगा। और ऐसी मैट्रिक्स जहां पर ए ऑफ आई जे तब जीरो हो जब व्हेन आई इज लेस देन जे, जहां पर आई जे से छोटा हो, अगर वहां पर एलिमेंट्स आपके जीरो हो तो उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, हम एक 3x3 से स्टार्ट करते हैं तो चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब देखिए एक हमने 3x3 की मैट्रिक्स बना दी। इन मैट्रिक्स में जहां पर आई की वैल्यू जैसे छोटी है, वहां एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो वह मैट्रिक्स आपकी लोअर कहलाएगी। जैसे मैंने देखा आई इज इक्वल टू 1, या मतलब आई इज इक्वल टू जे, आई इज लेस देन जे, तो ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, यह जीरो हो जाए। अब देखो ये जो हमारे पास ट्रायंगल जनरेट हो सकता है इस प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो अबव, तो दैट इज कॉल्ड द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह से अगर हम 4x4 की भी बना दें, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44। अभी खुद ही आप लोग देखो, जहां पर हमने कहा कि आई क्या हो, लेस देन जे हो, मुझे आई सॉरी जे क्या हो, या हम ऐसे कह सकते हैं आई इज लेस देन जे, या कह सकते हैं जे इज ग्रेटर देन आई। तो आप देखो ए एलिमेंट जीरो हो जाए, ए जीरो हो जाए, ए जीरो हो जाए, ए जीरो हो जाए, यह जीरो हो जाए, यह जीरो हो जाए, यह जीरो हो जाए। इस समय हमारे पास एक ट्रायंगल फिर से जनरेट होगा। सो दैट इज कॉल्ड द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहां पर जो हमारे सामने, सॉरी इसको छोड़ करके, ये 4 4 है, इसको लेकर के बस आप ये 4 4 को नहीं ले सकते क्योंकि 4 इज इक्वल टू 4 है। तो समझ गए होंगे मेरी बात को कि यहां पर क्या स्ट्रक्चर बन सकता है। कभी इस तरह की ट्रायंगल बन जाए तो दिस इज कॉल्ड द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे बन सकता है, क्या प्रोसेस। यहां पर जनरल आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, आपको देख करके जज करना पड़ता है, पहचान करनी पड़ती है, विच वन द अपर लोअर, विच वन द अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, इसको डिसाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर हम समझ पाए हैं तो हम इसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, कैसे हम समझ पाते हैं। आई होप समझ पाए होंगे। इसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे अबाउट द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज की बात की जाए तो थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए का अपना एक ऑर्डर होगा, जाहिर सी बात है, एम क्रॉस एन सपोज करिए। अगर हम इसका ट्रांसपोज बनाएं, अगर हम इसका एक ट्रांसपोज बनाएं तो ट्रांसपोज को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, पहले एक्सप्लेन कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं। दैट विल बी ए की पावर टी, मतलब जनरल जो एक्सप्लेनेशन होता है ए की पावर टी से इसको हम लोग ट्रांसपोज जनरेट करते हैं। मैं आपको बता दूं इसका जो ऑर्डर बनकर आएगा, अगर इसका एम क्रॉस एन है तो इसका ऑर्डर यहां पर एन क्रॉस एम हो जाएगा। यहां पर एन होगा और यह जाकर के यहां पर इंटू एम हो जाएगा, समझिएगा, एन क्रॉस एम हो जाएगा। मतलब ऑर्डर रिवर्स हो जाएंगे, ऑर्डर तुरंत बदल जाएंगे। मतलब एक चीज हम समझ जाए कि अगर इसका कोई एलिमेंट ए ऑफ आई जे है तो इसका जो एलिमेंट होगा वह ए ऑफ जे आई के इक्वल होगा। मतलब जो ए ऑफ आई जे है वह एक्चुअली ए ऑफ जे आई के इक्विवेलेंट हो जाएगा, उसके समतुल्य हो जाएगा। मतलब आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि हम ऑर्डर को ही चेंज कर देते हैं तो जाकर के हमको ट्रांसपोज फाइंड होता है, ट्रांसपोज मिलता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक एग्जांपल लिया, 2x3 मैट्रिक्स बनाया। मैंने लिखा 2 है, 5 है, 7 है, 3 है, 4 है, 5, या हम कह सकते हैं 3 है, 4 है, 1 है। एक मैट्रिक्स है, आप देख पा रहे कि ए है, इसका ऑर्डर क्या है बताएं, 2x3 है। मुझसे कहा जाए कि ए की पावर टी मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए, बी रिक्वायर्ड टू गेट द ट्रांसपोज ऑफ ए। अगर इसका ऑर्डर 2x3 है तो जाहिर सी बात जो ए की पावर टी बनेगा उसका ऑर्डर 3x2 होगा, जो मैंने अभी बताया उसके बिहाफ पर। बनाने का सिस्टम क्या है, मैंने कहा कि अगर लोकेशंस की बात करें तो यह A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है।
तो ऑर्डर हम समझ रहे हैं। अब हम एलिमेंट्स को चेंज करें, जैसे उसकी लोकेशन को, 1 1 तो एज इट इज रहेगा, तो 1 1 क्या हो जाएगा, A11। मैंने कहा जो 1 2 है वो 2 1 बन जाएगा, तो 2 1 की पोजीशन ए हो जाएगी, 2 1 की पोजीशन ए हो जाएगी। इसी तरह से 1 3, मतलब ऐसे देखा जाए तो एलिमेंट्स के बिहाफ पर अगर हम लिखना शुरू करें तो एलिमेंट्स के बिहाफ पर हम कैसे रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। देखिए यहां 2 हो जाएगा, या 5 यहां चला आएगा, 1 3 3 1 हो जाएगा, तो कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। ऐसे जो 2 1 है 1 2 बन जाएगा, मतलब यह 3 हो जाएगा, या 4 हो जाएगा, या 1 हो जाएगा। तो आपने देखा यह 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन गई। अगर आपको समझना है तो कुछ ऐसे सोचिए, इसके इस रो को ऐसे उठाइए, रो को ऐसे गिरा दीजिए, तो रो बिकम कॉलम, जो रो 1 था दैट बिकम कॉलम 1, दिस रो 1 टेक दिस एंड ड्रॉप दिस, तो रो 1 बिकम कॉलम 1 एंड रो 2 बिकम कॉलम 2। देखिए जो रो 1 था वह कॉलम 1 बन गया, और रो 2 जो था वह कॉलम 2 बन गया। उसी तरह से कॉलम 1 बिकम रो 1 एंड कॉलम 2 बिकम रो 2 एंड कॉलम 3 बिकम रो 3। तो मतलब रो इंटरचेंज विद द कॉलम, तो दिस मैट्रिक्स विल कॉल द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर कभी मुझे रिक्वायरमेंट्स हुई एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने की, तो हम रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस टू गेटिंग द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कभी भी ऐसी कोई जरूरत पड़ जाए तो हम लोग तुरंत ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और मैं लेता हूं, मैंने कहा 1 है, 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, 7 है, 2 है, 1 है, 7 है, 4 है, 2 है, 9 है। अभी तो मान लीजिए मैंने 3 क्रॉस 3 लिया है, तो जाहिर सी बात इसका ट्रांसपोज भी करेंगे तो 3 क्रॉस 3 ही आएगा। लेकिन एलिमेंट्स देखिए कैसे मेंशन किए जाएंगे। यह आपके पास a की पावर t, देखिए कैसे होगा। रो को कॉलम बनाए तो 1 5 3, दिस रो बिकम कॉलम 1, दिस रो बिकम कॉलम 2, ऐसे उठाइए, ऐसे ड्रॉप करिए, 2 1 7, दिस रो अगेन बिकम कॉलम 2 4 2 9। तो हम रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं, तो ऑटोमेटिकली मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के फॉर्म में आ जाती है, ट्रांसपोज बन जाती है। आगे मैं बढ़ता हूं, देखिए इसमें कुछ और चीजें जैसे मैं बताता हूं आपको अबाउट द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जनरली सिमेट्रिक को हम लोग समझे कि क्या होता है सिमेट्रिक, जिसको हिंदी में अक्सर सममिति कहते हैं। एक वैल्यू अगर दूसरे के अबाउट हो तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। लाइक दिस हैंड इज सिमेट्रिकल टू दिस हैंड, एग्जैक्टली फोल्ड टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर फिट हो जा रहा है तो सिमेट्रिकल है। कभी कोई फिगर को हम काट दे, आप लोगों ने सिमेट्री पढ़ी होगी, कोई फिगर को काट दे, अगर वो एक दूसरे को फिर से होल्ड कर ले तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल टू ईच अदर। कुछ अल्फाबेटिकल सिंबल जैसे ए होता है, इसकी सिमेट्री देखिए ए होता है, काट दिया तो फोल्ड कर दो बराबर। बी है तो इसकी सिमेट्री बन सकती है, सी है इसकी सिमेट्री बन सकती है, डी है तो इसकी भी बन सकती है, ई है तो इसकी भी बन सकती है, एफ की सिमेट्री नहीं बन सकती। कहीं से काटिए क्या फोल्ड होगा, नहीं होगा। तो सिमेट्री का मतलब ही हो गया एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फिट हो जाना, तो एक दूसरे के सिमेट्रिकल कहलाना होता है। रेक्टेंगल की सिमेट्री बनाते हैं, स्क्वायर की सिमेट्री बनाते हैं। सिमेट्री अगर हम किसी एक मैट्रिक्स की बनाएं तो उसके लिए सबसे पहले रिक्वायर कंडीशन हो कि जो मैट्रिक्स की सिमेट्री हम बना रहे हैं या सिमेट्रिक जिसका फाइंड करें, वह मैट्रिक्स हमेशा और हमेशा स्क्वायर होना चाहिए। दिस इज ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी उसकी सिमेट्रिक फाइंड करी जा सकती है, अदरवाइज नहीं की जा सकती है। अगर मान लो मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, जिसका ऑर्डर सपोज करिए यम क्रॉस या एन क्रॉस एन है, या एनथ ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, क्योंकि ऑर्डर भी चेंज नहीं होगा। जैसे अभी पिछला हमने देखा था 3 क्रॉस 3 का था, तो आपने देखा कि 3 क्रॉस 3 एज इट इज रह गया। मुझे अगर हम लोग ए हमारे पास है, मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं, वो भी सपोज करिए ऑर्डर एन ही आएगा। सीधी सी बात, जो ऑर्डर इसका है वही ऑर्डर इसका आएगा। हमने कहा इफ ए इज इक्वल टू ए की पावर टी, a is equal to a की पावर t, अगर a is equal to a की पावर t तो we can say that a of ij is equal to a of ji। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल है, सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिकल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के सिमेट्रिक हो जाती हैं। एक मैट्रिक्स अगर अपने ट्रांसपोज के इक्वल है तो दोनों आपस में सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती हैं। ध्यान में रखिएगा इस शब्द को, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब दोनों मैट्रिक्स को आपस में ट्रांसपोज होना जरूरी है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात मैं करूं, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। एक मैट्रिक्स मैंने लिखा A, मैंने लिखा यहां पर -1 5 3, मैंने लिखा 5 3 2 4 4 7, ए मैट्रिक्स मैंने बनाया। मान लीजिए इसको हम एक मैट्रिक्स A कह रहे हैं, दैट इज
3 क्रॉस 3। मुझसे अगर किसी ने कहा कि इज दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम चेक करते हैं, हम इसका ट्रांसपोज करके सबसे पहले हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड किया। हम देख कर नहीं लिखेंगे, ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग, जो प्रोसेस बताया था कि इंटरचेंज करना रो को कॉलम के साथ, वही मैं करने जा रहा हूं। इसको उठाइए, ऐसे गिराइए, -1 5 3। देखिए उठा के गिराया मैंने, मैं देख के नहीं लिख रहा हूं। इसको उठाइए, ऐसे गिराइए, 5 2 4। इसको उठाइए, ऐसे गिराइए, 3 4 7। अब आप चेक कर लीजिए क्या दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। बेस इक्वल हैं। मैंने ट्रांसपोज किया, जो ए आप 1 1 था वही ए आप 1 1 है, जो ए आप 1 2 है वही ए आप 2 1 है, जो ए आप 1 3 था वही ए आप 3 1 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। जब मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के एग्जैक्टली इक्वल है, मतलब ऑर्डर के साथ और एलिमेंट्स के बिहाफ पर, दोनों के बिहाफ पर अगर इक्वल है, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये बात दिमाग में रखिए। देखिए आपने चेक किया कि जब हम मैट्रिक्स देख रहे थे और उसका ट्रांसपोज फाइंड कर रहे थे, दोनों के बिहाफ पर मैट्रिक्स इक्वल हो रही है, तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। एक और शब्द मैं यहीं पर आपको बता देता हूं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थोड़ा सा और साथ दीजिएगा, बस इसके बाद फिर हम लोग क्लास रोक देंगे और फिर हम आगे की क्लास जो अगले टर्म्स लिखे गए हैं उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी सीधी सी बात सिमेट्रिक शब्द ऐड है, तो जाहिर सी बात मैट्रिक्स हमेशा यहां पर स्क्वायर होनी चाहिए। एक मैट्रिक्स अगर अपने नेगेटिव आप ट्रांसपोज के इक्वल है, a इज इक्वल टू -a की पावर t, सो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी हो, स्क्वायर हो, उसका हम ट्रांसपोज फाइंड करें, उसके सभी एलिमेंट्स का नेगेटिव मतलब उनका हम चेंज करें साइन के साथ, मतलब सभी के बाहर माइनस लगाएं तो सबके साइन को चेंज कर दे, तब जाकर के वह ओरिजिनल मैट्रिक्स इक्वल हो पाए, तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। मतलब आप समझिएगा, एलिमेंट्स के हिसाब से अगर कंसीडर करें तो ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू -a ऑफ जे आई। आप समझिएगा, पहले एलिमेंट्स का ट्रांसपोज करिए, ऐसे कह सकते हैं एलिमेंट्स को ऑर्डर के हिसाब से चेंज करिए, चेंज करने के बाद उनके बाहर माइनस लगाइए, मतलब उनके साइन का परिवर्तन करिए, तब जाके अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, एक मैट्रिक्स मैंने लिया A, मैंने लिखा 0 -1 3 1 -3 0 5 -5 0। मैंने एक देखिए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बना दी। अब इस 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में हम लोग अगर जब इसका ट्रांसपोज करने गए तो a की पावर t देखिए कैसे निकलेगा। आप रो को कॉलम बनाओ तो 0 -1 3, इसको उठा के ऐसे गिराइए 1 0 5, इसको उठा के ऐसे गिराइए -3 -5 0। अब हमारे पास a की पावर t आ गई है। अब मैं आपसे कहूं कि व्हाट अबाउट -a की पावर t, मतलब सबके साइन बदल दीजिए, तो 0 का साइन तो कोई चेंज ही नहीं, 1 बिकम -1, -3 बिकम +3, -1 बिकम +1, 0 बिकम 0, -5 बिकम +5, 3 बिकम -3, 5 बिकम -5 एंड 0 बिकम 0। अब आप एक बार चेक कर लो, मैच करा लो, क्या दोनों इक्वल है कि नहीं इक्वल है। तो दिस मैट्रिक्स कैसे इक्वल है, देखिए एज इट इज वही आ रहा है। इसका मतलब दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसके ट्रांसपोज का नेगेटिव इसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है, सो दिस इज कॉल्ड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।